हेलो बच्चों। तो लास्ट टॉपिक तक हमने जितने भी क्वेरीज थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए थे। और इसका अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। ध्यान करें, हमने सबसे पहला जो वीडियो देखा था केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें हमने ये सीखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो जो भी चीज़ें अभी तक हमने जो पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के जरिए कैसे लिखा जाता है, फिर उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें अभी तक हम समझ चुके हैं। अब केमिकल रिएक्शंस तो पता है, परंतु केमिकल रिएक्शंस भी कितने प्रकार की होती हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, इन चीज़ों को अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ज़रा ध्यान से समझें तो आप लोग एक चीज़ अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी आपको कभी क्या है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो बेटा, आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जो नाम होता है, नाम के अंदर ही उसका रूप छुपा रहता है कि एक्चुअली में वो किस प्रकार की रिएक्शन है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको कॉम्बिनेशन में से ये COMBIN यानी कि ई और लगा लीजिए अगर आप, तो ये एक फॉर्म बनता है जिसको हम कहते हैं कंबाइन, और कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। अच्छा, जोड़ने के लिए ध्यान देना, जोड़ने के लिए किसी भी एक ही चीज़ की ज़रूरत रहेगी, दो चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं जोड़ने के लिए, एक ही चीज़ के जुड़ जाएगा कोई भी चीज़। मतलब ये कि सर मान लीजिए जैसे ये पेन है और मैं ये कहूँ कि इस पेन को मैं इसी से जोड़ दूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? अरे भैया नहीं है। मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। अब बताओ, इसको मैं इसी से जोड़ दूं, कैसे जुड़ जाएगा? ये तो खुद ही पहले से जुड़ा हुआ है, ये तो खुद ही पहले से एक ही है। अब इसको खुद से जोड़ दूं, बात ही अपने आप में पूरी नहीं हो रही, क्योंकि कभी भी आप किसी भी चीज़ को किसी से जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, दो चीज मिनिमम, मैंने मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुना करो, मिनिमम 2 रिएक्टेंट्स आर कंपल्सरी टू गिव अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए कम से कम 2 रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट कम से कम दो चीजें मिलकर के जुड़ेंगी, तब पता चलेगा भैया कि ये पहले ये अलग अलग थे, अब ये जुड़ चुके हैं। और सर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा भी कोई चीज़ें आपस में जुड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये 2 मार्कर हैं, 2 मार्कर को मैंने फ्यूज़ करा दिया, जोड़ दिया है और जाकर के इतना मोटा एक मार्कर बना लिया। अब मान लीजिए एक तीसरा कोई मार्कर है, ये हाथ मान लीजिए मार्कर है, ये 2 जुड़ चुके हैं, तीसरे मार्कर को भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया तो अब तीसरा मार्कर बन गया, मतलब और मोटा मार्कर बन गया। चौथा मार्कर आ गया, उसको भी इसी में जोड़ दिया तो ये और मोटा बन गया। तो कॉम्बिनेशन के लिए मिनिमम कंडीशन कितनी होती है? मिनिमम कंडीशन एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट आर कंपल्सरी। ठीक है, कम से कम 2 रिएक्टेंट हमारे पास में कंपल्सरी होते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। और मैक्सिमम सर, मैक्सिमम के लिए जो उसकी लिमिट है वो डिफाइन नहीं है, अनलिमिटेड कितनी भी चीज़ें आकर के उसमें जुड़ सकती हैं, एडअप हो सकती हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हमने समझा। कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है उसमें से हमने जब इसको स्प्लिट करके देखा तो इसका मतलब होता है कंबाइन, कंबाइन का मतलब जोड़ना। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में एक सर्टेन प्रोडक्ट देते हैं। सर्टेन प्रोडक्ट देते हैं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? जैसे कि मान लीजिए कि ए रिएक्टेंट है, ये कोई एक रिएक्टेंट है, एक कोई दूसरा एक और रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, और सर ये दोनों रिएक्ट करने के लिए हमने क्या सिंबल लगाया था, सिखाया था केमिकल इक्वेशन जब बनाना सिखाया था। तो जो एडिशन का जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमको प्रोडक्ट
फॉर्म करके दे रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करके देंगे वो इस प्रकार से हमको ये प्रोडक्ट फॉर्म करके देंगे। ध्यान रखें कि कम से कम मिनिमम 2 रिएक्टेंट होने चाहिए और ये 2 रिएक्टेंट जो ये होते हैं, ये 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट देते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि जो 2 रिएक्टेंट होते हैं ये मिलकर के ये एक प्रोडक्ट को देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इसके बारे में आप अगर हमें लिखा हुआ दिखा देते तो हम आपकी बात पर विश्वास कर लेते, क्योंकि आज के समय पे जो दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे हो सकता है सर आप थोड़ी सी कुछ गलत बता रहे हो, हमें विश्वास नहीं है। भैया एनसीईआरटी पे विश्वास करते हो, सीबीएसई पैटर्न जो चलता है एनसीईआरटी पर उस पर तो विश्वास करते हो ना, क्योंकि वो तो नेशनल लेवल का एक एडिशन है। तो पेज नंबर 7 आप निकाल लेना। पेज नंबर 7 में जो ये पीले कलर का जो बॉक्स दिया हुआ है उसके नीचे जो ये 2 रिएक्शंस दी हुई हैं और 2 रिएक्शंस के नीचे जस्ट जो पैराग्राफ है उसको जरा पढ़ो। In simple language we can say that when 2 or more substances combine to form a single product, बोला गया है कि साधारण वाक्यों में अगर हम आपसे कहें तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करके बनाते हैं, ध्यान देना क्या लिखा है, बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट तो इसमें केवल सिंगल ही बनेगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कंफर्मेशन हो गया आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि सबसे पहली हमने रिएक्शन जो सीखी है वो ऐसी रिएक्शन जो कंबाइन हो जाती है, कंबाइन होने के बाद में एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बना करके देती है। इस प्रकार की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो समझ में आ गया सर। अब इसके लिए, इसको और बेहतर से समझने के लिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को जरा ध्यान से समझ लें। इस एक्टिविटी को 1.4 एक्टिविटी को जरा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है ये प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। जैसे कि सर एक्टिविटी 1.4 के अंदर क्या बोला गया है, बेटा ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल जो भी मेथड्स हैं वो सारे मैं बताऊंगा। एक्टिविटी जितनी भी जो परफॉर्म हो रही है वो सारे मैं यहाँ पर करके बताऊंगा, परंतु बेटा मैं उनको दिखा नहीं सकता आपको एक्चुअली में होते हुए, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट रहती है, एक प्रॉपर केमिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं कराता हूँ अपनी कोचिंग्स वगैरह पर, परंतु वो वीडियोस वगैरह मैं आपको इस पे नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपी स्ट्राइक वगैरह को रहता है दिक्कत, तो इसलिए चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को एक्टिविटी 1.4 के बारे में बता देता हूँ। जैसा जैसा बताया गया है आप थोड़ा सा फील करना जो मैं चीज़ें बताऊँ, ठीक है। सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया है, सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया है। सर ये बीकर है, सर बीकर किसका बना होता है? बीकर बना होता है बेटा ग्लास का। किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। ग्लास का ये बीकर बना होता है। सर ये ग्लास का ही बीकर क्यों लेना है, स्टील का ले लें, किसी और मेटल का ले लें? मैं बता चुका हूँ, हमेशा उस मटेरियल का हमें यूटेंसिल चाहिए रहता है जो किसी भी प्रकार से रिएक्ट ना करता हो या बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव हो, क्योंकि हम जो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन देखना चाह रहे हैं, जो सॉल्यूशन हमने लिया है, जो सैंपल हमने लिया है, उसका ऑब्जर्वेशन देखना चाह रहे हैं, ना कि इस वेसल के रिएक्ट करने से उसके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में डिफेक्ट आ जाए, या उसका ऑब्जर्वेशन हमें नहीं चाहिए। यानी कि हमें एक्यूरेसी पर हमें फोकस करना है, तो हमें ऐसा वेसल लेना होगा जो नॉन रिएक्टिव हो। जो लेबोरेटरी के अंदर जो ऐसे नॉन रिएक्टिव वेसल जो होते हैं, एक तो ग्लास लेते हैं और एक लेते हैं चाइना क्ले से बने हुए चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो ये हमने वीकर ले लिया। वीकर के अंदर बेटा हमने क्या किया, वीकर के अंदर इस प्रकार से हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। तो ये हमने पानी ले लिया। पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है पानी का फॉर्मूला।
H2O। और सर इसके बाद में सर आपने इसमें और क्या डाल दिया है, मैंने बोला बेटा इसके अंदर अब मैं पानी में H2O के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड को मिला रहा हूँ। ध्यान देना, इसके अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया। सर ये एक्चुअली में ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जरा आप पहले तो ये समझा दें। तो मैं बेटा जैसे अभी आपको समझा रहा हूँ तो आप लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जरा देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपने बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए कैपिटल O, तो कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया है। रिएक्ट का मतलब ये दोनों अब आपस में रिएक्ट करेंगे, घुलेंगे, मिक्स होंगे, सॉल्युबल होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये किससे होंगे, ये होंगे पानी के साथ में। तो ये पानी के साथ में जब ये सॉल्युबल होंगे, सबसे पहले तो ये बताओ सर ये कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है, दिखता कैसा है, कहाँ पाया जाता है, कुछ तो पता हो तो हम उसे रिलेट करें। ऐसे ही आपने बोल दिया कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है और हम रिलेट करने के लिए बोल रहे हो। जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, फील नहीं किया, तो उसको हम किससे, कैसे, हाइपोथेटिकली कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दें, ये कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है इसको बेटा हम कहते हैं क्विकलाइम। क्या कहते हैं, क्विकलाइम। ये ध्यान देना, इसको बेटा हम कहते हैं क्विकलाइम। सर ये क्विकलाइम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाटर। ये तो समझ में आ गया। सर ये क्विक लाइम का मतलब क्या हुआ, अच्छा, लाइम का मतलब बेटा इसके अंदर चूना, कलई जिससे अपन पुताई करते हैं, चूना, या फिर जो खैनी वगैरह में, तम्बाकू वगैरह में जो लोग चूना लगाते हैं वो वाला चूना, या फिर कोई किसी को, जैसे अभी एक विजय माल्या नाम के एक अच्छे व्यक्ति आए थे जो अपने भारत की बैंकों को चूना लगा गए, ठीक है। तो वो वाला चूना नहीं है जो ये दीवारों पे पोता जाता है, ये वो वाला चूना है। तो लाइम का मतलब होता है चूना, ठीक है। और क्विक का मतलब क्या होता है, क्विक का मतलब जल्दी से रिएक्ट कर जाए। क्विक का मतलब क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। अगर इसको हिंदी में अगर इसका रूपांतरण करवाया जाए तो इसको बोल देते हैं क्रियाशील चूना, या फिर बोल देते हैं सूखा चूना। सूखा चूना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूखा रहता है, ड्राई फॉर्म में रहता है। मार्केट में जो आप दुकानों पर जाते हैं कलई लेने के लिए, दीवारों पर पोतने के लिए, तो जो आपको जो ड्राई फॉर्मेट में मिलता है, वो ड्राई फॉर्मेट में जो मिलता है वो क्विकलाइम ही मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में आपने उसे मिलाया, तो पानी में मिलाने पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप कभी भी अपने परचूनी की दुकान पे गए होंगे तो वहाँ से आप लोगों ने ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम यानी कि कलई आपने लिया होगा, सूखा चूना आपने लिया होगा। आकर के जब आपने एक मेटल की, क्योंकि अब देखना ध्यान से, मैंने प्लास्टिक वगैरह इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं मेटल की बाल्टी बोल रहा हूँ, मेटल की बकेट बोल रहा हूँ या वेसल बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब हम जो क्विकलाइम होता है, जो चूना होता है, सूखा चूना होता है, जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालते ही वो रिएक्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, उसमें से एकदम भाप सी निकलने लगती है, पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि जो मेटल की जो बकेट है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। प्लास्टिक की होगी तो फट जाएगी, तो इसलिए हम मेटल की बकेट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अच्छा सर, हमको कैसे पता यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो ध्यान दो, पहले पानी का टेम्परेचर कितना था, मान के चलिए 24 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इसको डाला तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, अप्रॉक्स 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, पहले ही दिन बताया था। दूसरी बात, इसके अंदर से कुछ वेपराइज्ड हो रही है, यानी इसके अंदर से वेपर्स निकल रही हैं, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है। एक सॉलिड में हमारे पास में क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, लिक्विड में हमारे पास में पानी था, परंतु गैसियस फेज में तो कोई भी रिएक्टेंट नहीं था। और अगर प्रोडक्ट बनने में अगर कुछ यहाँ पर वेपर्स निकल रही हैं तो इसका मतलब वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। और चेंज ऑफ स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करता है आपकी केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन तो इन दोनों के मिलाने पर हो रही है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। सर केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, परंतु ये कौन से प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, अब ये पता करना है। तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊंगा
कि आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम या फिर सूखे चूने को जब आप पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने पर वो कुछ देर तक तो क्या होगा, खदकेगा, उसके अंदर से बॉइल्स जैसे उसके अंदर से बबल्स टाइप से निकलेंगे, उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे, हीट निकलेगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, उसमें से जितनी भी हीट निकलनी होती है एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक निकलती है, उसके बाद में वो हीट रिलीज नहीं होती है और इसके बाद में हीट निकलना बंद हो जाती है। हीट निकलना बंद होने के बाद में उसके बाद में क्या होता है, वो जब ठंडा सॉल्यूशन हो जाता है तो वो ठंडा सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, दीवारों पर पेंट करते हैं। तो जो अब जो सॉल्यूशन बन चुका है प्रॉपर तरीके से एक दूसरे में जब वो घुल चुका है तो अब सर इस वाले सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, तो इस वाले सॉल्यूशन का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी तो कुछ कहते होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी तो कोई नाम होगा। बिल्कुल होगा सर, क्या नाम होगा, तो मैं बताता हूं। इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। लाइम का मतलब तो चूना, स्लेक्ड का मतलब क्या होता है, स्लेक्ड का मतलब होता है गीला चूना। अरे भाई पहले वो सूखा था इसलिए सूखा चूना, अब ये गीला हो चुका है, पानी में गीला हो चुका है ना, और प्रॉपर तरीके से सॉल्युबल हो चुका है, तो अब ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना या गीला चूना, दोनों नामों से जाना जाता है। बुझा हुआ इसलिए क्योंकि अब पहले इसके अंदर आग भरी थी, दिख नहीं रही थी, परंतु जैसे ही पानी के अंदर डाला तो ये जलने लगा, मतलब जलने का मतलब हीट निकालने लगा। तो अब ये क्या होगा, अब इसके अंदर से हीट निकल रही है क्या, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, अब तो ठंडा हो गया। तो यानी कि अब भैया तुम बुझ चुके हो, ऐसा बोल देते हैं ना, किसी के अंदर बहुत आग होती है, गुस्से में आएगा, तमतमाता हुआ व्यक्ति 2-4 लपड़ मारेगा, उसके बाद में गुस्सा ठंडा, आप बोले अच्छा तुम्हारी अब गुस्सा शांत हो गई, अब तुम बुझ गए, तो ऐसा बोला जाता है। तो इसी प्रकार से जो स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना या फिर गीला चूना कहते हैं। जो आप लोग ध्यान देना, जो आप लोग चूने की जो डिब्बियां आती हैं, जो आप लोग खैनी वगैरह में जो रगड़ा मार करके जो ऐसे पुंगी बना करके रख लेते हैं, ताऊजी वगैरह, आप लोगों को नहीं रखना है ना। तो जो लोग रख लेते हैं, या फिर जो पान वगैरह में जो ये चूना लगाया जाता है वो कौन सा वाला चूना होता है, ये वाला चूना होता है या ये वाला चूना होता है, ध्यान देना। अगर ये वाला चूना अगर आपने पान वगैरह में या रगड़ा वगैरह में अगर आपने ये वाला चूना लगा दिया तो बेटा आपका मुंह फट जाएगा। उसका कारण है आपके मुंह में सलाइवा है, यानी कि वाटर, पानी का कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ये पानी के साथ रिएक्ट करके उसमें से हीट निकालेगा, तो पता चला कि आपका जो ये गाल है गुलाबी सा, इसमें होला हो जाएगा, छेदा हो जाएगा, आर पार दिखने लगेंगे, दांत दिखेंगे, इधर से खैनी फंसी हुई है, ठीक है, मजा आ जाएगा फिर तुम्हें। तो इसलिए ये वाला कभी भी चूना उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमेशा जो ये चूना जो रहता है उसकी आपने कभी देखा होगा, चूने की डिब्बी के अंदर पानी भरा रहता है। पानी इसीलिए भरा रहता है कि इसके अंदर जो भी हीट हो वो एक बार में रिलीज हो जाए। अब वो नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, अब वो रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अब वो बुझ चुका है, उसके अंदर की जो भी हीट थी वो खत्म हो चुकी। अब इस चूने को अगर आप खाओगे तो ये अब आपको उस प्रकार से परेशान नहीं करेगा जिस प्रकार से ये करता है। तो इसका मतलब सर ये परेशान करेगा, ये परेशान नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों की बॉडी के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिनके बॉडी के अंदर कैल्शियम की दिक्कत आती है, बच्चियों के अंदर, लड़कों के अंदर कैल्शियम की कमी आती है, तो वो इस प्रकार से हल्का सा चूना लेते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बत्ती खाते हैं, कुछ लड़कियों को आदत होती है बत्ती खाने की, चौक खाने की। वो क्या कर रही हैं, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि उनको कैल्शियम चाहिए, और वो कैल्शियम की डिमांड जब उनके सेल्स जब उनसे करते हैं तो उनके अंदर ये इच्छा प्रवृत्ति होती, इच्छा आती है कि अब उनको ये खाने हैं। या मान लीजिए कोई भी आपने देखा होगा, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके अंदर कैल्शियम क्या हो जाता है, वो बच्चे को फॉर्मेशन करने में, उसकी हड्डियों को बनाने में, उनकी बॉडी के अंदर जितना भी कैल्शियम होता है वो बच्चे को बनाने में यूज़ हो जाता है। तो उनके अंदर अब कैल्शियम की कमी आ गई है, तब उनके अंदर से इच्छाएँ होती हैं कि हम चलो चौक खाते हैं, बत्ती खाते हैं, या फिर जो एक आती है मुल्तानी मिट्टी, हम उसको खाते हैं। ये इच्छाएं होती हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो सर क्या खानी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट होते हैं। तो सर फिर इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी, इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मार्केट में या नेचर ने हमें बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। अगर उनका यूज़ करते हैं तो उनसे हमारी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। एग्जाम्पल के लिए दूध, अंडा, ये क्या है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इनको अगर आप खाओगे तो ये इजीली डाइजेस्टेबल हैं। परंतु जो आप ये वाला जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये वाला खा रहे हो, जो कि इम्प्योर फॉर्म में ही है, जो आप लोग चूने को समझ रहे हैं, पोतने वाला चूना, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, चौक को खा रहे हैं, तो उसकी वजह से बेटा आपकी, अब बोलना तो नहीं चाहिए, फर्टिलिटी तक में दिक्कत आ जाती है महिलाओं के, ठीक है।
इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, ये स्लिक्ड लाइम बन गया है, यानी कि इसको कहेंगे बुझा हुआ चूना। अच्छा सर एक तो ये बना, अब आप हमको एक और चीज़ बताओ कि सर देखो कि इसके अंदर से प्रोडक्ट क्या बन गया है। तो मैं कहूँगा देखो बेटा प्रोडक्ट तो इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, पर सर हमने एक चीज़ आपसे सीखी थी, मैं बोलूँगा क्या भैया, क्या सिखा दिया मैंने आपको। तो आपने सर बोला था कि कभी भी जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उनको लिखना है, रिएक्शन होने पर जो जो चीज़ें ऑब्जर्व आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करना है। मेंशन करना है मतलब मेंशन तो की है सर आपने, इसके अंदर अभी हीट को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हीट को रिप्रेजेंट नहीं किया है। हीट रिप्रेजेंट नहीं करी मतलब कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब सर आपने ये नहीं कहा है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने पानी में मिलाया, कलई को जब आपने पानी में मिलाया तो ये खदकने लगी, तो लास्ट में जो ठंडा हो गया सॉल्यूशन, तब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया आपको लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, तब तो आपने स्लिक्ड लाइम लिख दिया है, परंतु जो उसमें से उतनी देर तक जो हीट निकलती रही वो हीट कौन लिखेगा, दिमाग में आया, उस हीट को कौन लिखेगा, तो उस हीट को कोई ना लिखेगा, वो हीट हम लिखेंगे और वो इधर लिखें। सर जरूरी है इधर ही लिखें, इस तीर के ऊपर लिख सकते थे, इधर लिख सकते थे बेटा। अगर मैं हीट को तीर के एरो के इधर लिखता तो वो एक प्रकार से रिएक्टेंट माना जाता, और रिएक्टेंट माना जाता मतलब मैं जब रिएक्शन करा रहा हूँ तब आग भी लगा रहा हूँ। तो जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या आपने गर्म किया था, क्या नहीं किया ना, तो इधर हीट नहीं लिखेंगे। तीर के ऊपर कब लिखते हैं, तीर के ऊपर हम वो चीज़ें लिखते हैं जब हम कोई रिएक्शन जैसे नहीं हो रही होती है तो ज़बरदस्ती हम टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके जब हम रिएक्शन कराने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया था, जब चीनी पानी में नहीं घुल रही हो, जितनी उसकी लिमिट है उतनी लिमिट तक घुल चुकी हो और मुझे और एक्स्ट्रा चीनी घोलनी हो, तब हम बर्नर के ऊपर उस भगोनी को रख देते हैं और वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने उसे घोलने के लिए अपनी तरफ से एनर्जी दी हीट के रूप में, तो वो एनर्जी लिखी जाती है यहाँ पर जब आप दे रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो। तो सर इधर कब लिखते हैं, इधर तब लिखते हैं जब आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ रिएक्शन कराई और रिएक्शन होने में प्रोडक्ट के साइड मतलब रिएक्शन कराई तो अपने आप उसमें से हीट निकली, अपने आप उसमें से ऊर्जा निकले, तो वो वाली हीट लिखी जाती है प्रोडक्ट साइड में। क्यों, क्योंकि जब तक वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रूप में थे तब तक थोड़ी ना गर्म थे। अकेला चूना था, क्विक लाइम था, तो आप तो उसको पकड़ के भी लाए हो तो आपका हाथ थोड़ी ना जल गया क्योंकि गर्म है ही नहीं, अकेला पानी भी गर्म नहीं था, जब इन दोनों को मिलाया तभी तो हीट निकली ना। तो उस हीट को हम किधर लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। तो सर क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, ध्यान देना, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बोलोगे सर यार आपने तो अभी बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें तो दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। मैं बोलूँगा कौन से दो प्रोडक्ट, सर देखो एक तो ये प्रोडक्ट दिख रहा है और एक इसके अंदर ये हीट भी प्रोडक्ट है क्या, मुद्दे की बात है कि नहीं, कि हीट इसके अंदर प्रोडक्ट है क्या। तो आप इतना समझें कि जो हीट है, हीट इसके अंदर से एनर्जी के फॉर्म में निकली है, एनर्जी। तो आप इसको प्रोडक्ट मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन आपका जो प्रोडक्ट है वो ये है। आपको ओवरऑल मिलता क्या है, ये मिलता है। ये तो उसके बीच में से हीट निकलती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, एक प्रकार से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो जब रिएक्शन हो रही होती है, जब कंप्लीट चल रही होती है तो चलते चलते में ये हीट निकल रही है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन हो गई है अब उसके बाद में अलग से हीट निकल के हमको मिल गई हो, ये तो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे होते, जितनी देर तक ये रिएक्शन करेंगे उतनी देर तक हीट निकलेगी। तो इसको आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में माने, और अगर आपको ओवरऑल प्रोडक्ट के रूप में समझना हो तो केवल इसी प्रोडक्ट को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर के अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, समझ में आ गया। ये एक्टिविटी बेटा मैंने आपको 1.4 समझा दी है। इसके बाद में बेटा अब थोड़ी सी और अच्छी वाली जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो जरा उन चीज़ों को भी भैया ध्यान देना है ना।
ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो कौन सी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा ये देखो कि जब हम दुकान पे गए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम लेके आए, पानी में मिलाया, खद का वो मतलब उसमें से बॉयल्स हुआ, हीट निकली और लास्ट में सॉल्यूशन हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिल गया। अब उसके बाद में क्या किया सर, हमने ब्रश लिया, पेंट ब्रश, उसको उसमें डाला, उसको गीला किया और दीवारों पर पोतना चालू कर दिया। तो मतलब आप दीवारों पर किसको पोत रहे हो, मतलब किसको पेंट कर रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही तो पेंट कर रहे हो ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग दीवारों पर पेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब सर इसके बाद में आप ये बताओ, क्या हमारी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? सर वो तो बहुत ही कम लेवल में है, मैं बोलूँगा कितने लेवल में, 0.04%, इतने परसेंटेज में एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है नेचुरली। अच्छा, और हम लोग जो छोड़ रहे हैं, हम लोग जो हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, हम लोग जो छोड़ रहे हैं, तो ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं? पूरी 4%, 0.04% नहीं, 0.04% तो एयर के साथ में हमारी बॉडी के अंदर जाती है, पर हम जब छोड़ते हैं तो पूरी 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसका मतलब हमारी वजह से, इंसानों की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया है। दूसरी बात, एनवायरनमेंट में केवल इंसानों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है क्या? नहीं। कंबक्शन ऑफ फ्यूल, यानी कि जो भी आप ईंधन लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जो भी चीज़ें हैं, इन सबको जब जला रहे हैं तो इनको जलाने पर इनके अंदर से क्या होता है, ये सब किससे बने होते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जब ये जलेंगे, और जलते किसकी मदद से हैं? ऑक्सीजन की मदद से। तो ऑक्सीजन की मदद से जब जलेंगे तो ऑक्सीजन आकर के क्या होता है, कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, जला करके और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाता है। तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कहना क्या चाह रहा हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना है ना, मतलब अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर जो एक ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, या फिर बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हुआ है। पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? हमारे द्वारा जो चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं उनको जलाने से, या हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जा रही है उसकी वजह से। तो कहने का मतलब क्या है? सर पढ़ा तो आप इधर रहे हो, कहाँ पहुँच जाते हो? तो बता ये रहा हूँ कि अपने आसपास की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अभी बहुत सारा है। तो सर क्या करें हम उस कार्बन डाइऑक्साइड का? आप कुछ ना करो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं, इतना बताओ। है? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस है तो गैस का काम क्या होता है? गैस का काम होता है कि वो अपने वॉल्यूम, क्योंकि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। देखो, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम परंतु डेफिनेट शेप नहीं होता है, परंतु गैस का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कहने का मतलब गैस को जितने भी बड़े बर्तन में भर दोगे वो पूरे के पूरे उतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। इस कमरे में भी अगर भर दूंगा तो पूरी कमरे में फैल जाएगी, छोटे से डब्बे में बंद कर दूंगा तो उतनी ही गैस डब्बे में भी आ जाएगी। कहने का मतलब समझ रहे हो कि वो पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। अगर इस कमरे में जो भी गैस होगी उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगी तो वो दीवारों पर भी क्या कर रही होगी? धक्का लगा रही होगी, उसको प्रेशर दे रही होगी। क्यों? क्योंकि उसे अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करना है। तो कहने का मतलब है गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो दीवारों के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगी और उसको प्रेशराइज करेगी तो कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड दीवार के ऊपर पेंट किए गए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में टच होगी, और जब वो टच होगी तो इसका मतलब वो उसके साथ में जुड़ना चाह रही है, रिएक्ट करना चाह रही है। तो बेटा ये ध्यान देना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बेटा यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और बनता है पानी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है। अच्छा, मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो अभी भी समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ, जादू दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। आप लोगों ने सबसे पहले दुकान पे गए, कैल्शियम ऑक्साइड लेके आए, पानी में मिलाया, इसमें से बॉयल हुआ, हीट निकली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, इसको आपने दीवारों पर पोत दिया। अब सुनना, अभी आपने जब इसको पोता है तो बेटा ये शाइनिंग नहीं दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ब्राइटनेस
नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर साइनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, अभी बताऊंगा कैसे आएगी साइनिंग। 3 दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक कमरे के अंदर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो इन दीवालों के कांटेक्ट में आएगी। दीवालों के कांटेक्ट में आने पर दीवालों के ऊपर पेंट क्या किया गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने पर उसका कलर चेंज कर देगी। मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन का एक और सिंबल होता है, एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, एक और आइडेंटिफिकेशन होता है चेंज ऑफ कलर। कलर अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। सर सफ़ेद तो था ही, सफ़ेद का क्या चेंज हुआ? सफ़ेद का कलर ये चेंज हो गया कि पहले सफ़ेद डल था, अब ब्राइट हो गया है, अब और ज़्यादा चमकीला हो गया है। तो यहाँ पर 3 दिनों के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रॉपर से लेयर आ गई है, जिसकी वजह से अब वो क्या हो रहा है, 3 दिन बाद, 3 दिन तक वो चमकेगा नहीं, मतलब ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा साफ नहीं दिखेगी। अब 3 दिन बाद बिल्कुल एकदम चमचमा रहा होगा। और इसके साथ साथ उसी दीवार के ऊपर आपको 3 दिन बाद छोटी छोटी पानी की बूंदें भी देखने को मिलेंगी, जो कि इस रिएक्शन के होने से बनती हैं। अब ये पानी की बूंदें जो आपको दीवारों पर दिख रही हैं 3 दिन बाद, तो आप लोग डरना मत कि हमारे दीवारों पर आकर के छिड़काव कौन कर गया। कोई बाल्टी लेके आया होगा, छिड़काव मारा होगा, लो इसको भी पानी पिलाओ, इसको भी पानी पिलाओ, पानी की बहुत दिक्कत है। इंसानों को, जानवरों को पानी की किल्लत अभी हो रही, हो सकता है दीवारों को भी पानी पीना हो तो पिलाओ पिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब बेटा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एक लाइमस्टोन है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि शाइन करता है, चमकता है। और इसके साथ साथ दीवारों के ऊपर जो इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है वो है पानी, जो कि इसके ऊपर आपको बूंदों के रूप में दिखता है। अच्छा सर, ये सब तो समझ में आ गया, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? इसको और चेक कर लेते हैं सर। देखो सर, 2 चीज़ें थीं, एक बन रहा है, इसको इग्नोर मार देते हैं। इसको इग्नोर नहीं मारोगे, पूछो क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर चमक आई है 3 दिन के बाद में, तो क्या पानी की बूंदें गायब हो गई थी क्या? नहीं ना, पानी की बूंदें प्रेजेंट है ना वहाँ पे। हाँ, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं हुआ ना, ये तो साइड प्रोडक्ट हो गया भले ही, परंतु ये अभी भी प्रेजेंट है ना फाइनल में भी। हाँ, तो यहाँ पर ये आपके पास में 2 प्रोडक्ट मिल गए, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप नहीं कहेंगे। आया समझ में? तो ये कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी वो आप अपना दिमाग लगाते रहना, जब मैं सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा दूंगा तब देखना, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो तब मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और भी एग्जाम्पल बता दीजिए। ये तो आपने केवल और केवल चूने के ऊपर बता दिए, यानी कि लाइम के ऊपर बता दिए। अब आप ज़रा थोड़ा सा कुछ और भी बता दें तो हम आप और अच्छे समझ में आ जाए। तो बेटा वो तो बता ही दूंगा, पर उससे पहले ज़रा आप एक चीज़ को ज़रा समझ लें, क्योंकि इसी के अंदर वो चीज़ दी गई है। आप लोगों ने जब इस रिएक्शन को किया तो आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जो थोड़ा सा ध्यान दिया हो, कि सर ऐसी रिएक्शन जिसमें जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने पर प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट के साथ में अगर हीट रिलीज हो रही है, ऊर्जा निकल रही है प्रोडक्ट के रूप में, समझ रहे हो, हीट रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो रिएक्टेंट साइड में नहीं, प्रोडक्ट साइड में अगर हीट रिलीज हो रही है, तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट साइड में अगर हीट रिलीज करते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और सर अभी आपने वो वाला एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा कौन सा वाला भैया? तो अरे सर वो वाला जिसमें चीनी पानी के अंदर घुल नहीं रही थी, उसकी मैक्सिमम लिमिट घुल चुकी थी, पर मुझे अभी भी 2-4 चम्मच और घुलनी है, और अभी ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, मतलब वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही, समझ रहे हैं ना? तो आपने सर कहा था कि हम उसे बर्नर के ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे और वो घुल जाएगी। तो यहाँ पर सर इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ी, तब जाकर के रिएक्शन हुई। तो ऐसी रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने के लिए हमें एक्सटर्नल
एक्सटर्नल तरीके से हीट को सप्लाई करना पड़े, उसे हीट देनी पड़े, तो इस प्रकार की रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें हम यहाँ पर एरो के ऊपर हीट लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं कि इतना हमने दिया, तब जाकर के ये दोनों एडअप हुए। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो वाली रिएक्शन बेटा कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब सर ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट करें, प्रोडक्ट में अगर हीट रिलीज हो तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं हो रहे हो, उन्हें रिएक्ट करवाने के लिए हम एक्सटर्नल तरीके से हीट को सप्लाई करें और फिर वो रिएक्शन हो, तो इस प्रकार की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये दो चीज़ें कंप्लीट कर दी मैंने। इसके बाद में अब आप बोलोगे सर कुछ और एग्जाम्पल बता दें आप, तो मैं बोलूँगा ठीक है और एग्जाम्पल बता देता हूँ, पर आप और एग्जाम्पल किसके जानना चाहते हैं सर? जिसको पढ़ा रहे हैं आप, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जरा देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, तो ध्यान देना। यहाँ पर मैंने ले लिया है C, यहाँ पर ले लिया है O2, यहाँ पर बनेगा CO2। इसके बाद में ध्यान दोगे अगर आप तो अच्छी तरीके से, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये है कार्बन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे कार्बन, कार्बन कह लो, ठीक है। और ये क्या होता है सर? इसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ये कार्बन सर कहाँ मिलेगा? कार्बन बेटा, कार्बन जो होता है, कार्बन क्या मिलेगा? तो ध्यान देना, ये जो कार्बन जो होता है, ये कार्बन के ही बहुत सारे सब्सटेंसेस या बोल सकते हो आप लोग कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, जैसे कि कोयला, कोल, जैसे कि कोल। ये कोल जो होता है ये किससे बना होता है? बहुत सारे छोटे छोटे कार्बन के एटम से मिलकर के पूरा का पूरा कोयला बना होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोयला लिया जो कि कार्बन से बना हुआ है, तो मैंने सीधा सिर्फ कोयले की जगह पे C लिख दिया, कार्बन। अगर जब मैं उसे जलाऊंगा, जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑक्सीजन की हेल्प से ही किसी भी चीज़ को जलाया जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिख दिया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? जब इस कार्बन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये दो रिएक्टेंट मिलकर के केवल एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस प्रकार का जो ये रिएक्शन है ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? इसके बाद में ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, ज़रा ध्यान से देखें। दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कि भैया मैंने अगर पानी के बारे में बोला, जैसे कि अगर आपने देखा होगा ये हाइड्रोजन ये क्या है? गैसियस फॉर्म में होती है, और ये ऑक्सीजन क्या है सर? ये भी गैसियस फॉर्म में होती है, और ये दोनों मिलकर के पानी की एक बूंद बनाते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि ये पानी है, सॉल्यूशन नहीं जो एक्वस फॉर्म में आएगी। सर इसको बैलेंस अगर करके देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 1, तो इधर कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए बैलेंस, परंतु हाइड्रोजन 4 हो गए, इसलिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे। आप लोग करके देख लेना, जिसको नहीं आता हो प्रीवियस वीडियो की आप लोग लिंक देख लें, या प्रीवियस वीडियो आप चेक करके देख लें जिसमें मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन गैस एक रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट के रूप में हमको आउटपुट दिए हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गई है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अच्छा सर, ये सब तो ठीक है, अब आप हमको एक चीज़ और बता दो कि अगर मुझे अगर मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कोई अगर एक एग्जाम्पल और पता करना हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो वो कौन सा एग्जाम्पल होगा जो हमारे लिए सबसे आसान हो? तो मैं कहूँगा बेटा ज़रा ध्यान दें। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर देखते हैं तो जैसे मान के चलिए, जैसे ये क्या है? मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस है, मीथेन गैस मतलब CH4 मीथेन होता है, ठीक है।
ये कौन सी गैस होती है? ये बेटा नीचे जो कोयले की खदानें होती हैं ना, तो कोयले की खदानों के बीच में जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो गैप रह जाता है, तो उस खाली गैप के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर गैस बन जाती है, वो कहलाती है हमारे पास में नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो मीथेन का होता है, ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बहुत सारी गैसें होती, परंतु ज़्यादातर जो परसेंटेज रहता है, जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नेचुरल गैस, वो मीथेन गैस होती है। जब आप इसे जलाएंगे, जलाने के लिए ऑक्सीजन ही लिखेंगे, और जब लिखने पर इसके अंदर से बनेगा क्या आपका? इसको जलाने पर आपके इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और सर क्या निकलेगा इसके अंदर से? और इसके अंदर से पानी की बूंदें भी निकलेंगी। सबसे पहली बात ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पर ऐसा करने पर देखो बैलेंसिंग कर लेते हैं, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो चुके हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो चुके हैं, यहाँ पर 2 हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 से 3 करना पड़ेगा, तो 3 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 1 करेंगे तो 1 2 या 2, यहाँ पर 2 2 या 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर 4 हो गए हैं तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 तो हैं ही, और इस वाले ऑक्सीजन को भी मुझे 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सर ये ऑक्सीजन 4 हो गए, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, तो देखो सर हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 हैं ही, यहाँ पर कार्बन 1 है तो कार्बन भी 1, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये सब कुछ बैलेंस हो गया। दूसरी बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझना, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं है। 2 रिएक्टेंट मिलकर के यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या? बिल्कुल है। क्यों है? देखो ध्यान से, जब ये गैस थी तो जब गैस आपके हाथ के ऊपर से भी निकल जा रही है तब भी आपको ये जला नहीं रही है ना, तब आपको ठंडा ठंडा महसूस करा रही है, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल को देख लो, पेट्रोल के अंदर क्या है, ये मीथेन वगैरह है, ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपने लोगों ने LPG का नाम भी सुना होगा। तो जब अपने हाथ के ऊपर जब गिर जाती है तो वो ठंडा ठंडा महसूस कराती, जला तो देती नहीं है ना तुम्हें। तो उसी प्रकार से ये मीथेन गैस क्या है, जब तक शुरुआत में थी तब तक वो जल तो रही नहीं थी। ऑक्सीजन गैस, अब जो मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन मेरे हाथों के ऊपर से निकल रही, तो मेरे को जला तो नहीं रही ना, ठीक है ना। जब तक फ्लेम ना हो, जब तक हीट ना हो, जब तक आग ना हो, तब तक ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान देना, जैसे ही ये दोनों रिएक्ट किए, मतलब जब तक ये इंडिविजुअल थे तब तक ये जल नहीं रहे, तब तक इसमें से कोई भी हीट नहीं निकल रही है, परंतु जैसे ही ऑक्सीजन मतलब हीट या आग या फ्लेम या बर्निंग प्रोसेस, कुछ भी समझ लो, जो कि ऑक्सीजन की मदद से होती है, जब हम मीथेन गैस को जब जलाएंगे तो जलाते ही ऑक्सीजन मीथेन के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने पर ये जलने लगेगी मीथेन गैस, और जब जलेगी तो जलने में बेटा इसमें से आग निकलती है, आग निकलने में उसमें से हीट निकलती कि नहीं निकलती है? तो हीट तो सर निकल रही है। क्या रिएक्टेंट के रूप में पहले ये निकल रही थी हीट? तो पहले तो नहीं निकल रही थी सर, अब निकल रही है क्या? अब बिल्कुल निकल रही है। तो अब निकल रही है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट साइड में ये हीट इसके अंदर से रिलीज हो रही है। तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। इससे पहले सर जो आपने कोयले वाला बताया था, कोयले को भी तो आपने जब जलाया था तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, और कोयला जब जलेगा सर तो उसमें से भी तो हीट निकलेगी, क्या वो भी अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी क्या? बिल्कुल मानी जाएगी, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जितनी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं इंडिविजुअली जब तक नहीं जलते हैं, और रिएक्ट करने पर अगर वो फ्लेम देने लगे, हीट देने लगे, एनर्जी देने लगे, तो वो क्या है? एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद में अब जरा ध्यान देना आप, अगला इसके अंदर बोला गया है, क्या सर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या नहीं? तो मैं कहूँगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए अभी आपको बताते हैं, और रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या नहीं, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। और उसके बाद में फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि नहीं। वो जब मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं। अभी तो बताता हूँ रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है, उसको जरा समझ लें। तो जरा देखें ध्यान से, देखो आप लोगों को ध्यान देना है कि C6H12O6, सर ये क्या है? कैसे कैसे विचित्र फॉर्मूले आप बता देते हो, सीधा सीधा बोल, और सोच भी लेते हो कि हम लोग याद कर ले। सब बच्चे हैं भाई, बच्चे हो, ठीक है। सो पहली बार देखने में किसी भी चीज़ को थोड़ा टेंशन आता है, पर ये है फॉर्मूला ग्लूकोज का,
ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये ग्लूकोज जो ये होता है, ये ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज टूट जाता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है पानी और निकलती है एनर्जी। तो सर एक चीज़ तो आपको तो सर रटी हुई है, ऐसे नहीं सर, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा सर, आप तो रटे हुए बोल देते हो सर। सही सही बताओ भैया। देखो हमें तो इसलिए रट गई है क्योंकि हम लोग तो बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। आप लोगों को रटना नहीं है, आपको फील करना है, तो मैं फील कराता हूँ, ठीक है। ये है ग्लूकोज, ध्यान देना, ये है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा, सर आपने इस रिएक्शन को लिखने से पहले बोला था रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन तो सर हमारी बॉडी के सेल्स में होता है जा करके, तो क्या ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंच करके ग्लूकोज को जला रहा है? वो हमको तो सर गर्मी लगी नहीं रही, हमको तो जलने जैसा फील ही नहीं हो रहा जी, कैसे पॉसिबल है? आप सुनना जरा ध्यान से, पूरी प्रोसेस बताता हूँ। ग्लूकोज हमारे सेल्स तक कैसे पहुँचा? आपने खाना खाया, खाना किस रूप में खाते हो आप? जैसे रोटी है, चपाती है जिसको बोलते हैं, चावल है, दाल है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के बने होते हैं। जब ये पेट के अंदर जाते हैं, पेट में थोड़ा बहुत कंटेंट बचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद में इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो ग्लूकोज के रूप में और अन्य प्रोडक्ट के रूप में वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में। और फिर जो हमारी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर लेयर्स होती हैं, वो उस लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सर एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है वो लिक्विड? वो एब्जॉर्ब करके लिक्विड ब्लड के अंदर, जो नसें होती हैं ना हमारी, जो नसें, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है ना, तो ये नसें कहलाती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जो वेन्स हैं या जो आर्टरीज हैं, आप जरा ध्यान से सुनना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड भी बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, जिसमें एक सबसे मेन कंपोनेंट होता है उसका प्लाज्मा। ध्यान देते चलो, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो आपका जो ग्लूकोज, जो लिक्विड, जो खाना पचा है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करके उसे ब्लड में मिक्स कर दिया है प्लाज्मा के साथ में, और अब वो ब्लड के साथ में वो खाना यानी ग्लूकोज आपका इनडायरेक्टली पहुंच गया कहाँ पर? सेल्स में। सेल्स में ग्लूकोज पहुंच गया है, ठीक है। अब देखो, ये आपने किया इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब एयर के अंदर पाई जाने वाली जो भी गैसें हैं वो सारी की सारी आपने इनहेल कर ली। ये कहाँ गई? आपके लंग्स में। लंग्स में क्या है? लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोलाई प्रोसेस होती है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोलस आता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, गुच्छे टाइप के होते हैं। फिर वहाँ से जितनी भी आपने गैस ली है उसमें से ऑक्सीजन जो गैस होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, या फिर बोल सकते हो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में वो ऑक्सीजन मिल जाती है। और ब्लड स्ट्रीम में किस में मिलती है? रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स में क्यों मिलती है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ही ऑक्सीजन को क्यों खींचा? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन। आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो मैंने डिटेल में बताया, जो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो इतना अंदर तक का ज्ञान दे रहे हो, हमारे समझ से ऊपर जा रहा है, तो टेंशन ना लो, रुको, चैप्टर 6 में सब चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि थोड़ी सी चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, वो इसी ब्लड में मिलते हुए ये भी पहुंच गया ऑक्सीजन ग्लूकोज में। ग्लूकोज में पहुंचते ही ये जो ऑक्सीजन है ये इस ग्लूकोज को क्या करेगा, यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आएगा। इसके कांटेक्ट में जैसे ही आएगा वो इस ग्लूकोज को क्या करेगा, जलाएगा। जलाने का मतलब आप ऐसा समझ लें, उतनी हैवी मात्रा में जलाएगा नहीं कि आपकी स्किन जलने लगे, आपकी सेल्स जलने लगे, ये कह रहा हूँ। ऑक्सीजन जब जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा वो ग्लूकोज को तोड़ देगा। वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो किस तरीके से तोड़ेगा उसे, वो उसे तोड़ देगा। और कैसे कैसे तोड़ता है, पायरूवेट वगैरह में कन्वर्ट करता है, वो अपन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन अपने प्रेजेंस से ग्लूकोज को तोड़ देता है और तोड़ने पर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ेगा तो टूटने पर ये दो चीज़ें तो बनेंगी ही,
और टूटने पर रिलीज होती है एनर्जी। ये बात ध्यान रखना, अपने नेक्स्ट टॉपिक में यूज होगी कि टूटने वाली रिएक्शन, कोई भी चीज जिसे तोड़ा जाता है तो उसमें से रिलीज होती है एनर्जी। समझे? मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है उसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को जब तोड़ता है तो टूटने पर ग्लूकोज बनाता तो ये दो प्रोडक्ट है, परंतु कोई भी चीज जब टूटती है तो टूटने पर उसमें से जनरेट होती है हीट, एनर्जी। तो यानी कि एनर्जी प्रोडक्ट साइड में रिलीज होगी, क्योंकि जब तक ये दोनों रिएक्ट नहीं किए थे तब तक ये एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही थी। जब ये रिएक्ट किए, रिएक्ट करने पर, रिएक्शन होने पर ये हीट बनी और प्रोडक्ट निकला, तो हीट जो बनेगी अब वो कहलाएगी प्रोडक्ट साइड की हीट, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। और इसी हीट की एनर्जी से या इसी एनर्जी से मैं इतना बोल पा रहा हूँ, 1 घंटे से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, ढिंचक पूजा का गाना गा पा रहा हूँ। मतलब सीधी सी क्या है, सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, यही एनर्जी हमारी पूरी बॉडी के लिए एक सोर्स है काम करवाने का। इसी को एटीपी कहते हैं, ये चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लें कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी? क्या नहीं, क्यों? क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। एनर्जी तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, परंतु ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इतना सारा तो पढ़ा दिया, कुछ भी दिमाग में सेव ही नहीं हुआ। टेंशन ना लो, फिर से वीडियो को रिवाइंड मारो, पूरा का पूरा वीडियो रिवाइंड मारो और पीछे बैक करने के बाद फिर से सुनो। आपका कहने में सर आसान लगता है, हम लोग सुनते हैं हमारे खोपड़े में दर्द होने लगता है। भैया किसने कहा आज ही रिवाइंड मारो? जब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाए, थोड़ा बहुत काम कर लो, उसके बाद में फिर से देखो। वीडियो को तब तक देखते रहो जब तक आप आंखें बंद करो, खोलो, सोते में भी आपको कोई आकर के पिन लगा जाए और आपकी पिन लगाने पर उसमें से अगर ब्लड की एक बूंद निकले और उस बूंद में भी लिखा हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझने का मतलब प्रयास करो कि पढ़ाई करनी है तो ऐसे करनी है कि कहीं से भी सोते में भी कोई भी आपसे आकर के पूछ ले डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप बोल दें कि व्हेन 2 or more reactant react to each other and provide a single product is known as combination reaction. This is the basic definition of combination reaction. सीधी सी बात मैंने जो आपको बोली है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिर्फ पहला टाइप बताया है, बाकी के जो टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। किसी भी बच्चे को अगर आज के टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, आपके फैमिली मेम्बर से, जिन लोगों को इस तरीके की 10th की साइंस की रिक्वायरमेंट है उनको ये वीडियो शेयर करें। ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर भेजें, इस वीडियो को शेयर करें और दबा दीजिए इस सब्सक्राइब वाले बटन को जो आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए और इसके बाद में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं बाद में।